Hello friends, myself डॉक्टर शिवालकर। वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन प्रोस्टेट। जैसा कि पता है पार्ट 1 में मैं प्रोस्टेट के एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें पोजीशन, साइज, वेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं प्रोस्टेट की बीमारी जो कॉमनली पाया जाता है, जिसे BPH भी कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। BPH दैट इज बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया भी कहते हैं। जनरली ऑकर्स आफ्टर 50 years of age, usually between 60 to 70 years of age. In 20% of case में it is found between 41 to 50 years. In 50% of case में between 51 to 60 years of age में पाया जाता है। In more than 90% के केस में it is found in more than 80 years of age. अब इटियोलॉजी, BPH का क्या कारण है, क्यों होता है BPH? तो उसमें साइंस में 2 थ्योरी दिया गया है। पहला है हार्मोनल थ्योरी, दूसरा है नियोप्लास्टिक थ्योरी। फर्स्ट हार्मोनल थ्योरी। हार्मोनल थ्योरी क्या कहता है? जनरली हमारे मेल पर्सन में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन एस्ट्रोजन भी पाया जाता है। फीमेल में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कुछ हद तक फीमेल में टेस्टोस्टेरोन भी पाया जाता है। यही चीज़ अगर मेल में जो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये एज के साथ जो है डिक्रीज करते जाता है। इसका लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा डिक्रीज करता है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल जो है उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं करता है। तो जिसके कारण जो है हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाएगा तो यही एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट करेगा प्रोस्टेट को बढ़ने में। मतलब एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट टू प्रोस्टेट टू इनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एस्ट्रोजन के कारण बढ़ जाएगा। इसीलिए आप ऐसा देखते होंगे मेल पर्सन, ओल्ड पर्सन में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है। जब यंग रहते हैं तो मस्कुलर रहता है, लेकिन जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं तो देखते होंगे मेल ब्रेस्ट भी फ्लैबी हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल उतना नहीं घटता जितना टेस्टोस्टेरोन का घटता है। तो टेस्टोस्टेरोन के एस्ट्रोजन के कारण आपका प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट होता है। ठीक है। सेकंड है नियोप्लास्टिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है कि जनरली हमारे प्रोस्टेट में फाइब्रस, मस्कुलर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। तो ये सब स्ट्रक्चर का प्रोलिफरेशन होता है एज के साथ, जिसके कारण से ये फाइब्रोएडिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली ये पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन में पाया जाता है। तो फाइब्रोएडिनोमा का केस हमारे ब्रेस्ट में भी पाया जाता है। तो ये हमारा 2 थ्योरी था, हार्मोनल थ्योरी एंड नियोप्लास्टिक थ्योरी। अब चलते हैं, अगर हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया तो उसका इफेक्ट बॉडी में क्या पड़ता है? तो सबसे पहले जान जाते हैं प्रोस्टेट का तो पोजीशन आप जान गए होंगे, वो ब्लैडर के नीचे होता है। ब्लैडर और यूरेथ्रा के नेक पे रहता है। तो जब ये इनलार्ज होगा तो ये कंप्रेस करेगा, तो ये पेशाब की नली कंप्रेस्ड हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी और पतली हो जाएगी। ठीक है। जनरली ये वेरुमेंटेनम के एबव होता है। सेकंड, अगर हमारा पेशाब अगर पास नहीं होगा तो जिसके कारण ब्लैडर जो है उसमें भी कुछ कुछ चेंजेज आएगा। तो उसमें क्या होगा? तो ब्लैडर के मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा पेशाब को पास कराने के लिए।
तो उसके उसके मसल्स को डिस्ट्रेशन मसल्स बोलते हैं, तो वो भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। वॉल गेट्स थिकेंड, और उसमें कुछ कुछ ब्लैडर के वॉल में, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में कुछ कुछ चेंजेज आएगा। उस चेंजेज में पहला है फैसिकुलेशन और ट्रेबिकुलेशन, उभार हो जाएगा, और डिप्रेशन सेकुलेशन कहते हैं। तो कहीं डिप्रेशन होगा, कहीं उभार होगा। तो उभार वाले पोर्शन को फैसिकुलेशन एंड ट्रेबिकुलेशन बोलते हैं, और डिप्रेशन वाले पोर्शन को एस्कुलेशन कहते हैं, सेकुलेशन बोलते हैं। तो जिस सेकुलेशन में हमारा डायवर्टिकुलर का फॉर्मेशन होगा, डायवर्टिक पॉच बन जाएगा जिसको डायवर्टिकुलम कहते हैं, और उस पॉच में, उस डायवर्टिकुलम में हमारा पेशाब जमा होते रहेगा। अगर पेशाब जमा होगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के कारण हमारा स्टोन का फॉर्मेशन होगा, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन का फॉर्मेशन होगा, फिर ट्यूमर भी बन सकता है, कैंसर में भी ये फॉर्म हो सकता है। बाद में यही प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा। किडनी, पहले तो हमारा यूरेटर जो किडनी से पास करता है, ब्लैडर को जो ज्वाइंट करता है, वो स्ट्रक्चर में हाइड्रो यूरेटर होगा। फिर बाद में किडनी में हाइड्रो यूरेटर होगा, मीन्स किडनी में फिर पानी जमा हो जाएगा। बाद में ये रीनल फेल्योर हो जाएगा, किडनी हमारा खराब हो जाएगा, क्रोनिक रीनल फेल्योर में हम पहुंच जाएंगे। और अगर इन्फेक्शन होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। तो ये सब चेंजेज ब्लैडर, ये सब चेंजेज हमारे प्रोस्टेट के कारण होता है। अब आता है उसका सिम्टम्स। प्रोस्टेट होने से हमारे को क्या सिम्टम्स होगा? तो पहला है, इस सिम्टम्स को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, दूसरा है इरिटेटिव सिम्टम्स। अगर हमारा पेशाब नहीं होगा उसके कारण जो सिम्टम्स होगा उसको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कहते हैं, और वॉइडिंग सिम्टम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग निमोनिक्स बनाए हैं जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे, तो हाई DSP, HI हाई DSP। तो जनरली हम लोग याद जब करते थे तो कुछ निमोनिक्स बना के याद करते थे। तो पहला H फॉर हेजिटेंसी, मीन्स हेजिटेट टू पास यूरिन। आप जब जिस प्रोस्टेट पेशेंट को देखेंगे पेशाब करने जाता तो जल्दी पेशाब नहीं होता, थोड़ा देर तक इंतज़ार करता है, तो उसको हेजिटेंसी बोलते हैं। I फॉर इंटरमिटेंट यूरिनरी स्ट्रीम, मीन्स यूरिन स्टॉप्स एंड अगेन स्टार्ट ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ यूरिनेशन। जब आप पेशाब कर रहे हैं तो देखेंगे स्टॉप हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर स्टार्ट होगा। थर्ड, D फॉर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, आफ्टर एक्ट ऑफ मिक्सचरेशन सम अमाउंट ऑफ यूरिन ड्रिबल। जब आप पेशाब हो जाएगा तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप और भी गिर रहा है। देन S फॉर सेंसेशन ऑफ पुअर ब्लैडर एम्प्टी, जब आप देखेंगे कि पेशाब पूरी तरह से नहीं हुआ, कुछ कुछ रह गया है, इस तरह से आपको सेंसेशन फील होगा। P फॉर पुअर फ्लो ऑफ यूरिन, जो पेशाब का जो धार है वो पतला हो जाएगा। सेकेंड था इरिटेटिव ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसमें इरिटेशन होता है। इरिटेशन, जब अब पेशाब नहीं होगा तो पेशाब का स्टोरेज हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण जो स्टोरेज हुआ पेशाब वो इरिटेट करेगा आपको आपको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को, जिसके कारण जो सिम्टम्स होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन को डे टाइम में आप 4 से 6 बार जाते हैं और नाइट में आप 1 से 2 बार जनरली जाते हैं, लेकिन प्रोस्टेट पेशेंट को यही फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाता है। रात में मोस्टली नॉक्टर्नल फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाता है, सबसे पहले नॉक्टर्नल फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे दिन में भी इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो रात में इस टाइप का पेशेंट 5 से 10 बार भी जा सकता है पेशाब करने, जो नॉर्मली पहले 1 से 2 बार जाता था वो अब ज़्यादा जाता है नाइट में। ठीक है, उसके बाद अर्जेंसी, अर्जेंट डिज़ायर टू पास यूरिन, आपको पेशाब आपको लगेगा कि बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तुरंत आपको दौड़ेंगे पेशाब करने के लिए। और थर्ड होता है नॉक्चूरिया, रात में ज़्यादा पेशाब आपको लगेगा। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स आता है
एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, मतलब आपको अचानक देखेंगे पेशाब आपको बंद हो गया, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया, अचानक जो है पेशाब जो है ब्लडर से पेशाब नहीं हो रहा है, उसका यूरिनरी ब्लडर में पेशाब का जमाव हो गया। तो ये आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन जनरली होता है। बीपीएच जनरली पता नहीं चलता है, तो जब इस तरह का पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है तो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन सब लिखते हैं। तो जनरली इस तरह का पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, वो तो नहीं बोलेगा कि रिटेंशन ऑफ यूरिन, वो तो हम लोग जानते हैं। वो बोलेगा कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और उसमें लगेगा कि कुछ मांस है। वो मांस क्या है, ब्लडर है, ब्लडर में पेशाब इतना जमा हो गया कि आपको लगेगा, फीलिंग होगा कि उसमें कुछ मांस है। जनरली इस तरह का केस आपको जब क्यों होता है, क्योंकि जब आप पेशाब आपको लगता है तो आप उसको रोकते हैं कि ठीक है बाद में जाएंगे। जाड़े के कोल्ड वेदर में ये ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ ड्रग्स है जैसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, उसको लेने से जो रिटेंशन हो जाता है। फिर बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं, इलनेस या सर्जरी के कारण बेड रिडन होते हैं, तो उसमें आपको एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है। फिर ये एक्यूट कंडीशन क्रोनिक में बदल जाता है, बार बार पेशाब का जमा होगा। जब ये रेसिडुअल यूरिन अगर मोर देन 250 हो जाएगा, 250 ml से ज़्यादा अगर आप यूरिनरी ब्लडर में पेशाब जमा हो गया तो उसको क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। और इसके कारण क्या होगा, हमारा बैक प्रेशर होगा, तो जिसके कारण आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस भी मिल सकता है, मतलब किडनी में पानी का जमाव हो जाना। फिर अगर आपका पेशाब जमा है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाद में ये स्टोन फॉर्मेशन भी होगा। बाद में अगर किडनी का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, बाद में जब प्रोस्टेट का बढ़ेगा, बैक प्रेशर के कारण किडनी में भी इफेक्ट होगा, यूरेमिया हो जाएगा, यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। फिर आपको हिमेचूरिया भी हो सकता है, ब्लड आपको पेशाब के साथ साथ खून भी बहेगा। तो इस तरह का सिम्टम्स होगा। नाउ साइन सिम्टम्स के बारे में तो मैं डिस्कस कर दिया कि जो आप डॉक्टर को बोलते हैं। साइन क्या हुआ, जो डॉक्टर एग्जामिनेशन करके पता करता है कि प्रोस्टेट इनलार्ज है। तो साइन में फर्स्ट क्या है, रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसको पर रेक्टल एग्जामिनेशन या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। जनरली ये जब ब्लडर इम्प्टी रहता है तब हम करते हैं और पेशेंट को जनरली हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटा देते हैं, जिससे सिम्स पोजीशन भी कहते हैं। और हम उसमें फिंगर के माध्यम से उसको देखने की कोशिश करते हैं कि प्रोस्टेट का ग्रेडिंग क्या है, प्रोस्टेट कितना इनलार्ज है। जनरली हमारे अल्ट्रासाउंड में तो पता चल जाएगा कि प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट क्या है, लेकिन हम लोग डॉक्टर लोग भी ग्रेडिंग विदाउट अल्ट्रासाउंड भी पता कर सकते हैं कि प्रोस्टेट का क्या ग्रेड है। जनरली ये ग्रेड फ्रॉम 1 to 4 ग्रेड में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। इसको ग्रेडिंग ग्रेड 1 to ग्रेड 4 कहते हैं। ग्रेड 1 में ये 1 सेंटीमीटर बल्ज, मतलब 1 सेंटीमीटर बल्ज इनटू रेक्टम होगा तो इसको ग्रेड 1 बोलेंगे। ग्रेड 2 में 1 to 2 सेंटीमीटर बल्ज इन रेक्टम, एनस में अगर 1 से 2 सेंटीमीटर ये अगर बढ़ जाएगा तो इसको ग्रेड 2 बोलेंगे। ग्रेड 3 2 to 3 सेंटीमीटर बल्ज इनटू द रेक्टम एंड ग्रेड 4 मोर देन 3 सेंटीमीटर बल्ज इन रेक्टम। प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली कॉन्वेक्स होता है एंड इलास्टिक होता है, लेकिन ड्यू टू फाइब्रस स्ट्रक्चर इन प्रोस्टेट जब इन्लार्जमेंट होता है तो ये फर्म इनकंसिस्टेंसी हो जाता है एंड रेक्टल म्यूकोसा जनरली फ्री रहता है। लेकिन ये इन केस ऑफ कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा में ये हार्ड इनकंसिस्टेंसी हो जाता है और रेक्टल म्यूकोसा ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ये फ्री नहीं रहता। और परसिस्टेंट ऑफ मीडियल सल्कस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to differentiate between
BPH एंड कार्सिनोमा प्रोस्टेट। ये मीडियल सर्कस जनरली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में आपको जो है पता चलेगा, लेकिन इन केस ऑफ प्रोस्टेट कार्सिनोमा ये ऑब्लिटरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन में जनरली प्रोस्टेट इन BPH के केस में इनलार्ज लैटरल लोब एंड रेक्टल म्यूकोसा फ्री। इन केस ऑफ कार्सिनोमा इट इज इनफिल्ट्रेटेड एंड नॉट फ्री। मीडियल sulcus generally filled in case of BPH, but in case of कार्सिनोमा प्रोस्टेट इट इज़ नॉट फिल्ड। ठीक है, इस तरह से साइन सिम्टम्स हो गया। जनरली साइन जो मैंने बताया ये हम लोग एलिसेट करते हैं। डॉक्टर हम पेशेंट में देखते हैं कि प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन के दौरान उसका क्या इनलार्जमेंट है। ऐसे तो आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा, लेकिन ये हमारा साइंटिफिक वे है जिसके कारण से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये प्रोस्टेटिक कैंसर है या BPH है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है। ये एक डॉक्टर यही चीज़ हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्रोस्टेट ये प्रोस्टेटिक कैंसर है या BPH है। BPH है तो कितना इनलार्जमेंट है, किस ग्रेड में इनलार्जमेंट है। फिर हम लोग उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कंफर्म करते हैं कि जो हम एग्जामिनेशन किए वो सही है या गलत है। फिर बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैंने आपको अभी तक काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और ट्रीटमेंट है। जब तक आप किसी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप उससे बच नहीं पाएंगे, बचाव नहीं कर पाएंगे और उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए और या कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर अभी तक फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए हैं तो बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम तो आते ही रहेगा। इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी सारी वीडियो डिटेल में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसका फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक